अरे राम राम डॉक्टर साहब। राम 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 राम। और कैसे हो राम सिंह? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। इतनी सुबह सुबह? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। और क्या गेहूं की बुआई की तैयारी कर ली? बस डॉक्टर साहब उसी का जुगाड़ कर रहा था। अभी अभी कोठली से बीज निकाल कर लाया हूं। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं राम सिंह जी। वास्तव में सही समय पर बुआई करना खेती की सफलता की ओर पहला ठोस कदम है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। अब श्रीराम कार्यक्रम से सही समय पर बुआई करना कितना जरूरी है, अब ये बात हम अच्छी तरह से समझ गए। बहुत अच्छा कह रहे हैं। बीज दिखाइए, कौन सा बोने जा रहे हैं? ये क्या राम सिंह जी, पुराने मिले जुले बीज, और वो भी साफ नहीं। ये देखिए, हमने आपको हमेशा बीजों के महत्व की बात बताई है, और आप कैसे भूल गए कि बीज ही तो फसल की बुनियाद होती है। अरे जितना अच्छा बीज डालेंगे उतनी अच्छी पैदावार होगी। आप खुद ही सोचिए कि आप खेतों में कितनी मेहनत करते हैं, कितना पानी देते हैं, कितनी खाद देते हैं। क्या ये सारी मेहनत एक हल्के बीज की वजह से आप बेकार जाने देंगे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो याद कर लीजिए कि बढ़िया और उपचारित बीज बढ़िया पैदावार की बुनियाद है। अच्छा, और वो आपने खाद व बुवाई वाली ड्रिल मशीन का इंतजाम कर लिया है? अब बस डॉक्टर साहब यूरिया लानी है, और ड्रिल विल का क्या करना है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है आपका? देखो डॉक्टर साहब, हम लोग तो यूरिया और बीज मिलाकर खेतों में डाल देते हैं और झट से काम पूरा। राम सिंह जी, इससे काम पूरा नहीं बल्कि अधूरा और घाटे का सौदा होता है। आप ये बताइए कि आप अपने खेतों में गेहूं का कितना बीज इस्तेमाल करते हैं? तकरीबन 60 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़। 60 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़। जी राम सिंह जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आप 1.5 से 2 गुना अधिक बीज इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से आप 400 रुपए बेकार खर्च करते हैं। क्या मतलब? राम सिंह जी, जब आप खाद और बीज को मिला करके नम जमीन पर गिराते हैं तो काफी सारे बीज तो ऐसे ही मर जाते हैं, जिससे उनका अंकुरण नहीं हो पाता। और शायद आप इस बात को महसूस भी करते हैं, तभी तो आप इतना बीज इस्तेमाल करते हैं। खाद व बीज को सही तौर पे लगाने के लिए बुवाई के लिए हमें 2 बक्से वाली ड्रिल का ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जहां बीज व खाद अलग अलग व सही गहराई में गिरते हैं, वहीं बुवाई लाइनों में होती है, जिस कारण बीज कम लगता है और उसका अंकुरण बेहतर होता है, और आप लोगों को खेतों में काम करना आसान रहता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमें बुआई संबंधी कुछ और बताएं ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। राम सिंह जी, खाद हमारी फसल का खाना अर्थात पोषण है। अच्छे बीज की तरह सही पोषण के बिना अच्छी पैदावार पाना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बात समझ नहीं आई। पौधों के सही पोषण का मतलब है खादों का संतुलित रूप से इस्तेमाल, और वो भी कंपोस्ट आदि के संग। संतुलित खाद? ये क्या डॉक्टर साहब? सीधी सी बात है राम सिंह जी, जैसे हमारी तंदुरुस्ती के लिए दाल रोटी के अलावा हमें सब्जी, फल और सलाद आदि जैसी चीजें जरूरी होती हैं, उसी तरह फसल की भरपूर पैदावार के लिए 16 पोषक तत्व जरूरी माने गए हैं, और इन तत्वों का सही संतुलन में इस्तेमाल करना ही संतुलित खाद्य प्रबंध कहलाता है। तो डॉक्टर साहब, हमें 16 तरह की खाद डालनी पड़ेगी? ये सौदा तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, आपका कहना तो ठीक है, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बगैर हमारी खेती की पैदावार धीरे धीरे घटती जाती है, और आवश्यक तत्वों का इस्तेमाल तो करना ही होगा हमें, क्योंकि इनकी निरंतर बढ़ती कमी से हमारी उपजाऊ भूमि भी बंजर हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कौन से तत्व हैं जिनकी जरूरत है, और फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है? अब क्या सारी बातें यहीं बैठे बैठे कर लेंगे क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं बुआई में देर ना हो जाए। बेशक बुवाई समय पर करना अति आवश्यक है, पर गलत काम करने से बेहतर है कि खेती के सही तरीके से किया जाए। और एक बात और आपको बता दूं कि ये परेशानी सिर्फ आप लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की है। तो ऐसा करते हैं कि कल गांव में एक मीटिंग रख लेते हैं, वहां पे आप लोगों को ये सारी बातें बता दूंगा। जी डॉक्टर साहब, अब ये बेहतर होगा। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए कि आप सभी लोगों को बीज बोने की बहुत जल्दी है, लेकिन इस जल्दीबाजी में कहीं हमसे कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए,
फसल की अच्छी पैदावार पाने के लिए बढ़िया किस्म का बढ़िया बीज और बढ़िया किस्म की खादों का संतुलित रूप से इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और एक बात मेरी ध्यान से और सुन लीजिए कि कभी भी खाद और बीज को एक साथ मिलाकर के बुवाई ना करें। साहब जी, बीज के महत्व, खाद और बीज को अलग अलग लगाने के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। कृपया खाद के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताइए। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। पौधों की सही बढ़वार व अच्छी पैदावार के लिए 16 पोषक तत्व बहुत आवश्यक पाए गए हैं, जिनका सही व संतुलित इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यानी कि 16 ऐसी चीजें जो हमारी फसल और पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ये कौन से 16 तत्व हैं जो इतने जरूरी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात पूछी। 16 में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमें पानी और हवा से मिल ही जाते हैं। बाकी बचे 13 पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम, बोरोन, लोहा, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इनकी पूर्ति कुछ तो भूमि से हो ही जाती है और बाकी उर्वरक और देशी खादों के इस्तेमाल से हो जाती है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो खादों की बड़ी लंबी लाइन लगा दी आपने। हाँ, सो तो है, लेकिन इन 13 में से लगभग 5 तत्व ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, जिंक, जिनकी हमारी भूमि में कमी तेजी से बढ़ती जा रही है और इनके इस्तेमाल का पौधों की पैदावार पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसलिए फिलहाल हमें इनके संतुलित इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, इनसे फायदा क्या होगा? जी देखिए, हर पोषक तत्व हमारे पौधों में कुछ खास काम करता है और हमारे पौधों और फसल की बढ़वार के लिए सहायक होता है। जैसे कि नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा रखता है और वानस्पतिक बढ़वार में मदद करता है। यही कारण है कि यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल लाभ के बजाय नुकसान कर सकता है। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, जिससे फसल की उपज में भी फायदा होता है। नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पैदावार में कमी आती है। फास्फोरस जड़ों की बढ़त में मदद करती है और उन्हें मजबूत करने में सहायक होती है। ये फूलों व फलों के बनाने और उनके बढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही ये फसल को जल्दी पकने में भी मददगार होता है और पैदावार बढ़ाता है। फास्फोरस की कमी में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होती है। पोटाश पौधों को रोगों, कीड़ों मकोड़ों, पाले व सूखे की स्थिति से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तने को मजबूत करता है, जिस कारण फसल गिरती नहीं। फसल उत्पाद की क्वालिटी में भी सुधार आता है। दाने मोटे व चमकदार बनते हैं, जिस कारण उपज का भाव आप लोगों को अच्छा मिलता है। गंधक पौधों में जड़ ग्रंथियों, प्रोटीन व तेल के निर्माण में मददगार होता है। अगर पौधों की नई पत्तियां हल्की हरी या पीली हों तो समझना चाहिए कि पौधे में गंधक की कमी है। जिंक या जस्ता पौधों के अंदर सभी मुश्किल प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। साथ ही ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के बेहतर इस्तेमाल में भी सहायक होता है और इसकी कमी होने पर पौधों की बढ़वार रुक जाती है, बालियां देर से निकलती हैं और धान में खेरा रोग का प्रकोप अर्थात पत्तियों पर सफेद या पीले रंग की धारियां उभरने लगती। इतना सब कुछ तो याद भी नहीं रहेगा डॉक्टर साहब। इसीलिए तो कहते हैं भैया, अभी वक्त है, थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो। हाँ भाई, सो तो है, इसीलिए हम आपको संबंधित जानकारी पर ये पर्चे दे रहे हैं। रामबख्श जी, पर्चे दीजिए। इनको आप घर बैठकर के इत्मीनान से पढ़ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम लोग श्री राम कृषि विकास प्रोग्राम के तहत हर पल आपके साथ हैं ही। साहब जी, क्या 5 में से हम 2-3 तत्व से भी काम चला सकते हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी पोषक तत्व किसी दूसरे तत्व की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए वही पोषक तत्व इस्तेमाल करो जिसका कि तुम्हारे खेत की मिट्टी को या फसल को जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगेगा कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है? भैया सुने नहीं क्या, डॉक्टर साहब ने सारे महत्व बता तो दिए। देखिए, इन तत्वों के महत्व तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, लेकिन इनकी भूमि में सही स्थिति जानने के लिए भी आप लोगों को अपनी अपनी मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई शंका ना रह जाए। मिट्टी की जांच से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके खेत के लिए
कौन सी खाद और कितनी मात्रा में लगाना सही रहेगा। अब मिट्टी की जांच, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा डॉक्टर साहब? किसी पास के खेत में चलते हैं और खेत की मिट्टी का नमूना लेने का सही तरीका बता देते हैं। हम मिट्टी का नमूना लेने की विधि को एक चित्रण के माध्यम से समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है भूमि का सही नमूना लेने की विधि। हमें खेत में से मिट्टी का प्रतिनिधि नमूना लेना होगा, अर्थात एक ऐसा नमूना जो पूरे खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों आदि की जानकारी दे सके। इसके लिए हम खेत से 8 से 10 जगह से मिट्टी का नमूना लेंगे। तो सबसे पहले 10 अलग अलग जगहों पर निशान लगाओ। अब हर जगह से ऊपरी कंकड़ पत्थर और घास फूस निकालें। इसके बाद एक एक करके हर जगह पर वी के आकार का 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदें। फिर वी आकार के इन गड्ढों के एक किनारे से 1 अंगुल मोटी मिट्टी की परत निकालकर एक साफ तसले में इकट्ठी कर लें। अब इसे अच्छी तरह मिलाओ। हाँ, मिलाते वक्त भी ध्यान रखो कि अगर इस मिट्टी में घास फूस या कंकड़ पत्थर है तो उन्हें भी निकालकर फेंक दो। फिर साफ मिट्टी को साफ बोरी या किसी शीट आदि पर फैला दो। इस फैलाई गई मिट्टी के 4 बराबर भाग करो और आमने सामने के 2 भाग की मिट्टी निकाल दो। अब बाकी बचे हुए 2 भागों को फिर से मिलाओ और फैला दो। अब फिर इस मिट्टी के 4 भाग करो और 2 भागों को बाहर निकाल दो। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहो जब तक कि मिट्टी लगभग 500 ग्राम ना रह जाए। ये 500 ग्राम का नमूना ही वास्तव में खेत का प्रतिनिधि नमूना कहलाता है। अब इसे एक साफ थैली में भर लो और थैली को अच्छी तरह से बंद कर दो। अब इस थैली पर एक लेबल लगाओ जिस पर अपना नाम, पता और जो फसल तुम बोना चाहते हो उसका नाम लिख दो। अगर तुम्हारे खेत की कोई निशानी या नंबर है तो वो भी लिख दो। अब इस थैली को तुम जांच के लिए मुझे दे सकते हो या फिर तुम खुद ही जाकर के प्रयोगशाला में जमा करवा सकते हो। ये लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसकी रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में आपको इसकी रिपोर्ट दे दूं। भाइयों, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपके खेत की मिट्टी की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। और राम सिंह जी, ये देखो, ये तुम्हारे खेत की रिपोर्ट है। अब इसके मुताबिक तुम्हारे खेत की मिट्टी में फास्फोरस और जस्ते की कमी है और साथ ही इसमें यूरिया की मात्रा भी बताई गई है। और यूरिया की मात्रा तो देखिए, आप लोग जितनी इस्तेमाल करते हैं इसके हिसाब से कम इस्तेमाल करनी होगी। हाँ, इसके साथ एक बात का ध्यान और देखें कि पोटाश लगाना कभी ना भूलें, वो जरूरी है। अब यूरिया आदि से जो पैसा बचेगा उससे आप दूसरी खादों का जुगाड़ कर सकते हैं और फिर आपकी फसल की पैदावार में भी 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह संतुलित खाद प्रबंध किसानों के लिए बेहद फायदे का सौदा है और उर्वरकों के संतुलन के साथ साथ कंपोस्ट का इस्तेमाल निरंतर अच्छी पैदावार पाने का मंत्र है। वाह डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत पते की बात बताई है। अगर प्रभु ने चाहा और श्रीराम कंपनी के प्रयास से हम लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। अरे चाचा, श्रीराम कंपनी के प्रयासों से इस बार गांव में इतनी अच्छी फसल हुई है कि गांव में खुशहाली आ गई। अरे लो, डॉक्टर साहब जागे। राम राम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अब तो खुश हो राम सिंह जी? बहुत खुश है जी। अब तो देख लिया आपने हमारी कृषि की उन्नत तकनीकी का कमाल। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने हमारी बात मानी, हमने आपके खेतों के मिट्टी के सैंपल लिए और आपने संतुलित खाद का प्रयोग किया और आपके जीवन में रंग भर आया। संतुलित खाद प्रबंध वास्तव में किसानों के लिए एक सौगात है और ये सौगात किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है अगर किसान फसलोत्तर तकनीक पर भी पूरा ध्यान दे। इसके लिए हमें कुछ एक बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि फसल की सही अवस्था पर कटाई,
अनाज को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में या गोदाम में ले जाएं। प्राप्त उपज को कम से कम मात्रा में तुरंत मंडी में ले जाएं, क्योंकि फसल के आमद पर हमेशा भाव कम मिलता है। बची हुई उपज को अपने गोदाम में वैज्ञानिक ढंग से या सरकारी गोदाम में भंडारित करें और सही बाजार भाव मिलने पर ही उसे बेचें। ध्यान रहे, मंडी में ले जाने से पहले अनाज व अन्य कोई भी फसल को साफ करके व ग्रेडिंग करके ही मंडी में ले जाएं।